Students, today we are going to study about the energy stored in a capacitor. अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के क्रॉस में एक बैटरी लगा दूं, इसकी प्लेट्स के क्रॉस एक बैटरी लगा दूं, तो बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करती है। कितना चार्ज स्टोर होता है वो आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर, वो मैं आपको आगे पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स पे फोकस करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का सर्किट सिंबल, दोनों पैरेलल लाइंस इक्वल साइज की। इसके क्रॉस आपने एक बैटरी लगाई। बैटरी में आपको पता है एक बड़ा टर्मिनल होता है और एक छोटा, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। क्लियर? आपने जब स्विच ऑन कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा और कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर होगा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास इस सोर्स ऑफ पोटेंशियल V से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले नेगेटिव टर्मिनल से। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एक प्लेट पे, कैपेसिटर की एक प्लेट पे गए। जब एक इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ये मैं जस्ट एक समझने का तरीका बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन स्टोर हुआ तो ये प्लेट नेगेटिव हुई, दूसरी प्लेट में पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, मतलब एक प्लस एक माइनस। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। आपके पास जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ तो दूसरी प्लेट पे इंड्यूस होकर पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा, इस प्लेट में स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो ये जो नेगेटिव है ये इसको अपोज करेगा। आर यू गेटिंग? पहले से जो नेगेटिव आ चुका है वो अगले नेगेटिव को नहीं आने देगा, लाइक चार्ज को रिपेल करेगा। अब जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करवाएगी बैटरी। बैटरी विल डू सम वर्क to get this electron stored in the plate and as a result इधर फिर पॉजिटिव। तो इस तरह बैटरी वर्क करती रहेगी, यहाँ माइनस आता जाएगा और इधर प्लस आता जाएगा। बिना बैटरी के वर्क किए ये चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के ये जो बैटरी है ये कितना वर्क कर रही है वो हमें देखना है, वही एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्म में अपीयर होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, तो प्लेट के अंदर जब नेगेटिव बिल्ड होने लग जाता है, नेगेटिव बिल्ड जितना ज़्यादा ये नेगेटिव बिल्ड होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वर्क इस बैटरी को करना पड़ेगा। किस लिए? टू ओवरकम द अपोजिशन ऑफ दिस प्लेट सो दैट चार्ज इजिली गेट्स स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? अब मान लेते हैं हम चार्ज आपका शुरू में जीरो था और जीरो से मैक्सिमम चार्ज Q0 आपको स्टोर करना है। कितना? जीरो से Q0। तो किसी एक इंस्टेंट पे स्मॉल चार्ज dQ स्टोर हुआ, तो उसके लिए छोटा सा वर्क हुआ dW। तो एलिमेंट्री वर्क डन टू स्टोर dQ चार्ज, दैट इज dW। अब dW की वैल्यू क्या होगी? dW की वैल्यू होगी वोल्टेज इंटू dQ चार्ज। हम सब कैपेसिटर पढ़ के आए हुए हैं Q इज इक्वल टू CV, तो वोल्टेज कैन बी रिटन एज Q by C। तो दिस dW कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q by C dQ। देखिए ध्यान से, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर? कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, पहला इलेक्ट्रॉन, तो आराम से नेगेटिव हो गई ये प्लेट और अपोजिट वाली में इंडक्शन से पॉजिटिव आ गया। अब जब दूसरा आएगा तो पहले वाला नेगेटिव इसको अपोज करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके नहीं आ रहे, प्रोसेस कंटिन्यूअस है। आप देखिए यहाँ माइनस जैसे से बिल्ड होगा इसका अपोजिशन बढ़ता जाएगा और अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि DQ चार्ज स्टोर करने के लिए जो वर्क हुआ दैट इज dW। तो टोटल वर्क कितना होगा? इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क W विल बी व्हाट? दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ Q by C dQ। और कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर के Q0 तक। 1/C बाहर आ गया, Q का इंटीग्रेशन हो गया Q²/2, जीरो टू मैक्सिमम चार्ज Q0 and this becomes Q0² by 2C। This is the formula for work done as well as energy stored, and this is electrostatic energy stored in the capacitor। कौन सा फॉर्म है एनर्जी का? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्लियर? ऑल्सो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो आई कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला।
यहाँ पर क्यू नॉट कैन बी रिटन एज सी वी का होल स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। आप देखिए एक c कट गया एंड दिस बिकम्स हाफ सी वी स्क्वायर। नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए, दिस बिकम्स हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ आई कैन से एनर्जी इज ऑल्सो गिवन बाई हाफ सी वी स्क्वायर। I got two relations now, and one more relation is there. U is half CV square can be written as half CV square is VV. V into V is V square. I think it's clear. And this CV is going to make charge. So you will get half QV. This is also the formula of energy stored. Now, finally what I conclude, have a look. Finally I conclude that energy is having two formulae, क्यू स्क्वायर बाई 2c और दूसरा हाफ सी वी स्क्वायर एंड वन जनरल फॉर्मूला दैट इज हाफ क्यू वी। मैं बोलना क्या चाहता हूं वो सुनिएगा ध्यान से। ये जो पहला फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये आप कब यूज करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब चार्ज कांस्टेंट हो, ध्यान देना। और दूसरा फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट हो। और तीसरा आपका जनरल फार्मूला है, जो भी कांस्टेंट है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो पर्टिकुलरली पुराने वाले दो फार्मूले आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे पता चलता है कि अगर मान लो कैपेसिटर है मेरे पास, इसमें मैंने बैटरी लगाई, तो जब तक बैटरी लगी हुई है ध्यान देना वोल्टेज कांस्टेंट होगी, और जब आप बैटरी हटा देंगे तो चार्ज कांस्टेंट होगा। तो जब किसी भी क्वेश्चन में कहा हो कि फाइंड दिस व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, याद रखना बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो वोल्टेज कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट कब लगाएंगे? जब मैं कहूँगा बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। और दूसरे वाला फॉर्मूला चार्ज कांस्टेंट कब? जब आप बैटरी हटा देंगे चार्जिंग के बाद। तो आफ्टर बैटरी इज रिमूव्ड, आफ्टर बैटरी इज रिमूव्ड, गॉट इट, जब बैटरी को हटा देंगे। और ये जनरल फॉर्मूला भी एक हमें इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो वोल्टेज का सोर्स है, इसके कारण यहाँ चार्ज स्टोर हो रहा है किसी भी टाइम पे Q, तो ये वर्क कितना कर रहा है QV, और स्टोर कितना हो रहा है हाफ QV। मतलब बैटरी ने वर्क किया QV और स्टोर हुआ हाफ QV, मतलब 50% एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज लॉस्ट, 50% लॉस है। और ये लॉस किसके फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। EM मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। याद रखना ओनली 50% एनर्जी स्टोर्ड एंड रेस्ट 50% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैं नोट्स क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है आपको? 50% इज स्टोर्ड एंड 50% इज लॉस्ट एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए ध्यान से, जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, दिस टर्म इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे, U इलेक्ट्रिकल, दैट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड आई वांट टू कैलकुलेट दिस टर्म। तो ध्यान से देखिए, लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। एक बार मैं आपको और समझा दूं। देखिए कैपेसिटर की प्लेट्स थी आपके पास, कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस अपने वोल्टेज का सोर्स लगाया, वोल्टेज का सोर्स लगाया, इस सोर्स ने वर्क किया किस लिए? चार्ज को प्लेट्स के अंदर स्टोर करने के लिए। जितनी इसने एनर्जी दी उसमें से आधी लॉस हो गई और आधी स्टोर हो गई। आई थिंक इट्स क्लियर। 50% लॉस है, 50% स्टोर्ड है। किस फॉर्म में लॉस है? हीट के फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। इसके अलावा अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी एनर्जी स्टोर हुई पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम के अंदर, उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, जूल पर मीटर क्यूब। और इस चीज़ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जरा फोकस करते हैं अपने नोट्स पे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी कॉल इट एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट वाज एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर? एरिया इनटू D। मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर इसकी प्लेट्स का जो एरिया है वो A है और इनके बीच का सेपरेशन D है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम विल बी A इंटू D।
volume will be area into distance between the plates, and capacitance is, I hope so you remember, epsilon naught A by D, यही होती है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर, C इज वॉट, एप्सिलॉन नॉट A by D, V स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू डिस्टेंस। कैंसिल करिए, एरिया कट गया, देखिए एरिया कट गया, V स्क्वायर बाई D स्क्वायर, और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ या वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप सो आपको याद है। तो दिस बिकम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। याद रखिएगा, स्मॉल यू सिंबल दिया है मैंने यहाँ पे, और ऑब्वियसली एनर्जी जूल पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। आई वॉन्ट टू फर्दर मॉडिफाई इट, इसको और डिटेल में देखता हूँ थोड़ा सा आगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में होता है, अपने गॉस थ्योरम से निकाला था, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर इट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। नाउ एनर्जी डेंसिटी की यूनिट को जरा देखिए, जूल पर मीटर क्यूब, दैट जूल कैन बी रिटन एज व्हाट, न्यूटन मीटर अपॉन में मीटर क्यूब। तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखो। और अगर इसको आप ध्यान से एनालाइज करें तो न्यूटन इज फोर्स एंड मीटर स्क्वायर इज एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देख लीजिए यहाँ तक। मतलब कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, वो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यानी जो प्लेट्स हैं, आप देखो एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी ना, तो कितना फोर्स लगा रही प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बात आपको याद रखनी है। आप देखिए अपने नोट्स पे फिर से आ जाइए। तो आई कैन से फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द टू फार्मूला एज पर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए मैंने ले लिया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। तो दिस इज फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए ध्यान से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आई थिंक इट्स वेरी क्लीन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? तो हमें समरी क्या मिली? समरी मिली सारी बातें पढ़ने पर। सबसे पहली बात, एनर्जी जो है U दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। कब? जब चार्ज कांस्टेंट है, जब चार्ज कांस्टेंट है। और ये कब होता है? आफ्टर बैटरी इज रिमूव्ड, जब हम बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, इज रिमूव्ड, चार्ज करने के बाद। दूसरी बात हमने ये समझी कि एनर्जी इज ऑल्सो हाफ CV स्क्वायर, और ये फार्मूला तब होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट हो या बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। ये समरी बता रहा हूँ मैंने अभी तक जो पढ़ाया। तीसरी बात, 50% एनर्जी स्टोर्ड एंड रेस्ट 50% लॉस्ट एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट आपने पढ़ा चौथी बात, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या फिर दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया निकाला, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसका यूज करके आप फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं। ध्यान से नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपको ये सारा नजर आ रहा है। कॉपी इट फास्ट। नेक्स्ट आई वांट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है C1,
इसको मैंने चार्ज किया एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल V1 से, फुल्ली चार्ज कर लिया C1 को, फिर थोड़ी दूसरा कैपेसिटर लिया C2, उसको चार्ज किया V2 से, C1 को V1 से और C2 को V2 से, दो कैपेसिटर लिए और दोनों को चार्ज करने के बाद उनकी बैटरीज निकाल दी और दोनों कैपेसिटर को एक दूसरे के अक्रॉस यानी पैरेलल में लगा दिया। जब आप दोनों को एक दूसरे के क्रॉस लगाएंगे तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। तो कितनी होगी वो सेम वोल्टेज, कितना होगा वो कॉमन वोल्टेज यानी कॉमन पोटेंशियल। और ये जो प्रोसेस होगा इसमें जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में चार्ज और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपस में शफलिंग होगी। तो इस शफलिंग प्रोसेस में, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होगी वो भी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो यू जस्ट फोकस ऑन टू योर नोट्स। यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, देखिएगा दिस इज कैपेसिटर C1 एंड इट इज चार्ज्ड बाय पोटेंशियल V1, C1 V1, and we have another capacitor C2 that is being charged by potential V2. Clear? So what is the charge stored on C1? This is, बोलिए, C1 V1, और दूसरे वाले पे C2 V2। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज इनिशियली प्रेजेंट Q1 प्लस Q2 दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2, ये शुरू का चार्ज है। जब दोनों को अलग अलग से चार्ज किया, अलग अलग बैटरीज से, और फुल्ली चार्ज होने के बाद बैटरीज को रिमूव कर दिया, तो दोनों का टोटल चार्ज इनिशियली C1 V1 प्लस C2 V2 हो गया। अब आगे देखिए, अब दे आर नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव सोर्सेस, अपने अपने सोर्सेस से उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया और एक दूसरे के अक्रॉस लगा दिया, एंड कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के क्रॉस लगा दिया। जब एक दूसरे के क्रॉस लगाया तो ऐसे करने पे क्या हुआ, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास ये C1 है और ये आपका C2 है, दोनों को आपने एक दूसरे के क्रॉस लगा दिया। हमें मालूम है जब ये पैरेलल में होंगे तो उनकी वोल्टेज सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपस में एनर्जी और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब फाइनली कितना चार्ज होगा C1 पे? चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू? दैट शुड बी C1 इंटू V। ध्यान दीजिएगा V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनली चार्ज कितना हुआ C1 पे? C1V। और C2 पे कितना चार्ज हुआ? चार्ज ऑन C2, दैट शुड बी व्हाट? दैट शुड बी C2V। तो अगर मैं कहूँ टोटल फाइनल चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स दैट विल बी Q1 डैश Q2 डैश नाम दे देते हैं, दैट शुड बी व्हाट? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, and that becomes C1V plus C2V. I can say V common. This is the second equation. Have a look. क्लियर है सबको? नजर आ रहा है? अब हमें मालूम है कि चार्ज तो कंजर्व्ड है, यहाँ तक समझ में आपको? पहले कितना चार्ज स्टोर हुआ था, बाद का चार्ज निकाल लिया, और चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके कैपिटल V यानी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मिलेगा? वी गेट C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो आई गेट द वैल्यू ऑफ V एज, यही आई ना वैल्यू, देख लीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि ड्यूरिंग दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस,
ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपस में शफलिंग हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सम एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब कितना एनर्जी का लॉस होगा वो हम देखना चाहते हैं। सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए आप इसके बाद नजर नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखिए अब कितना लॉस होगा, लॉस डेल्टा यू, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। देखो चेंज इन एनर्जी कभी बोलते हैं तो दैट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, बट चेंज इज पॉजिटिव तो मतलब गेन होता है और नेगेटिव तो मतलब लॉस होता है। जब हमें पहले से मालूम है कि लॉस है तो हमने नेगेटिव को अलग से ना कंसीडर करके उसको पहले ही इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। अब देखिए तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल का डिफरेंस निकालना है। इनिशियल है कितना, देखिए पहले कैपेसिटर का हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे का, भाई इनिशियली जब दोनों की बैटरी अलग अलग थी तो देखिए पहला कैपेसिटर आपके पास है, इसमें कितना होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे में कितना होगा बोलो हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब फाइनली कितना होगा, पहले वाले में होगा हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे वाले में होगा हाफ C2 V स्क्वायर। और आपका ये माइनस हो रही है टर्म, अंतर क्या हुआ, पहले V1 V2 है और बाद में सिर्फ VV है। क्लियर, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ, जरा देख लीजिए आप, नजर आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ सब में से हाफ तो कॉमन आ गया, ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और इन दोनों टर्म्स में से V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। और इस V की वैल्यू मुझे पता है, V इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये अभी सॉल्व किया मैंने, इसका होल स्क्वायर दोनों को अलग अलग कर दिया, पुरानी वाली टर्म हमारे पास पहले से ही है। देखिए हाफ बाहर था, अंदर क्या था C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये टर्म, तो पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देखिए अब आपको एलसीएम लेना होगा और कैलकुलेशन करनी होगी, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये बन गया कितना, हाफ बाहर है, आपके पास ये होल स्क्वायर से ये टर्म खत्म हो गई। देखिए C1 प्लस C2 खत्म हो गई, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, ये इस वाले होल स्क्वायर से ये टर्म खत्म हो गई, नीचे सिर्फ C1 प्लस C2 बच गया। तो सारे इक्वेशन के अंदर मैं C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लेता हूँ, सारी इक्वेशन के अंदर मैं C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लेता हूँ। अब कैसे सॉल्व करूँगा, पहले C1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर C2 से करूँगा, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करूँगा, माइनस करूँगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन करना है, स्टार्ट करते हैं। C1 से करिए इसको, देखिए पहली टर्म को C1 से करेंगे क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म को C1 से करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 से करिए पहली टर्म को, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये दोनों टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होके चार टर्म्स बन गई। माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, a क्या है C1 V1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ चलो, प्लस 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2, ये हमारी टर्म आ गई। देख लीजिए अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास C1 V1 का होल स्क्वायर ये कट गया, C2 V2 का होल स्क्वायर ये भी कट गया, बाहर टर्म जो बची देखो 1 टर्म 2 टर्म्स ऊपर न्यूमरेटर में और तीसरी ये टर्म बची, और इन तीनों टर्म में C1 C2 कॉमन है और नीचे पूरे में C1 प्लस C2 है, तो वो बाहर निकाल लिया। अंदर बचा क्या, अंदर बचा देखिए पहली टर्म में बचा V2 स्क्वायर, दूसरी टर्म में बचा V1 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2,
और आपको पता है ये जो फॉर्मूला है दैट इज, यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2 अगर, तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ गया। इसको आप एक बार खुद भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इधर देखो, एक कैपेसिटर C1 उसको चार्ज किया, दूसरा लिया C2 उसको चार्ज किया, फुल्ली चार्ज होने के बाद एक दूसरे के क्रॉस लगा दिया, कॉमन वोल्टेज V आ गई, कितनी आई, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जो इनिशियल एनर्जी थी और फाइनल एनर्जी उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट इज द लॉस। और फॉर्मूला याद रखिए, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो एक बात और, मान लो क्वेश्चन है कि आपके पास एक कैपेसिटर को चार्ज किया C1 V1, दूसरा अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड वर्ड सुनते ही याद रखना उसकी वोल्टेज जीरो है, उस पर वोल्टेज लगाया ही नहीं। फिर उन दोनों को एक दूसरे के क्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो जहाँ भी ये प्रोसेस सॉल्व होगा सेम प्रोसीजर, बस V2 वहाँ पर जीरो लेके चलेंगे। एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इधर देखिए, सपोज करिए मैंने क्वेश्चन दिया 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 3 वोल्ट एंड देन connected across a 3 माइक्रोफैरेड अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब इसकी वोल्टेज जीरो है। अगर इसकी वोल्टेज दे रखी होती तो हम उसको ले लेते, अभी अनचार्ज्ड है तो उसकी वोल्टेज जीरो है। कह रहे फाइंड कॉमन वोल्टेज कितनी होगी, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और लैंग्वेज लिखी होगी, आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे सीधा सॉल्यूशन, कॉमन पोटेंशियल विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 एंड V2 हियर इज 0 अपॉन C1 प्लस C2। तो व्हाट इज C1, C1 इज 2 माइक्रो, माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6, और V1 कितना है 3 वोल्ट। अब C1 प्लस C2, C2 और C1 का सम कितना हुआ 5 माइक्रो, 10 की पावर माइनस 6 यहाँ कट गया, तो वोल्टेज कितनी आ गई देखिए 6/5 वोल्ट। तो फाइनल वोल्टेज जो आ गई कॉम्बिनेशन की वो आ गई 1.2 वोल्ट। चेक इट आउट, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी बोला उसने, तो लॉस इज डेल्टा यू, दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V2 इज अगेन जीरो। अब देखिए डेल्टा यू निकालना है, हाफ C1 C2, C1 है 2 और C2 है 3, तो 2 3 जा 6, और ये ध्यान देना यहाँ पर दोनों में माइक्रो लगेगा, तो 2 माइक्रो है, और नीचे C1 प्लस C2 5 माइक्रो। मैं 10 की पावर माइनस 6 लिख सकता हूँ लेकिन वो इजी है अभी काटने में। और V1 है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 माइक्रो कट गया, ये आ गया आपके पास 3/5, और ये हो गया 3 की स्क्वायर यानी 9, और माइक्रो एक आ गया और यूनिट होगी जूल, माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6, तो दिस बिकम्स 9 3 जा 27/5 माइक्रो जूल्स। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब अगर कह रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, वो आपने निकाल ली 27/5 माइक्रो जूल्स। अगर पूछता है आपसे कि व्हाट इज फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है आगे व्हाट इज फाइनल चार्ज ऑन C1, तो दैट इज व्हाट Q1 फाइनल इज C1V, तो C1 कितना है 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, और V कितना है, पकड़ो कहाँ चला गया V था 6/5 वोल्ट, तो 6/5 वोल्ट, तो ये आ गया 12/5 माइक्रो कूलम। और अगर बोले फाइनल चार्ज ऑन C2, फाइनल चार्ज ऑन C2 पे शुरू में तो जीरो था, वोल्टेज चार्ज था ही नहीं, तो फाइनल चार्ज कितना आया Q2 डैश इज C2V, तो C2 है 3 और V है 6/5 ना, V2 है 6/5 और माइक्रो कूलम तो हो गया 18/5 माइक्रो कूलम। तो इसमें चार्ज कितना है, और पहले वाले में 12/5 और दूसरे वाले में फाइनली
18/5 माइक्रोकूलम। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको अगर कोई डाउट हो तो दोबारा रिप्ले करके स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। तो आज आपने पढ़ा कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होता है, और उसके बाद कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी जब हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।